सो है एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए एसएससी सीएचएसएल का टॉप 30 का जीके जीएस का एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइज, क्योंकि ये टोटली आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है गाइज। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइज, तो प्लीज क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए और प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपसे कितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो मुझे कमेंट करना नहीं भूलिएगा गाइज, एंड प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड जिस क्वेश्चन में भी आपको लगे कि इसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज उसमें नोट जरूर बनाते चलेगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ साथ उसमें बाकी पॉइंट को भी उसको क्लियर आउट करती जाऊंगी गाइज। तो प्लीज उसका नोट जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि गाइज नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम प्रमाण जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे ये भी पूछ रहा है कि यानी कि जो पशुपालन है उसके भी प्रमाण और कृषि के प्रमाण कोई एक जगह, दोनों प्रमाण जो है कोई एक जगह से प्राप्त हुए हैं। तो बताइए कि वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन ए कालीबंगा से, ऑप्शन बी धौलावीरा से, ऑप्शन सी मेहरगढ़ से, या ऑप्शन डी कोटदीजी से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मेहरगढ़ से जो है वो पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए, और यहाँ से जो है गेहूं और जौ की कुछ किस्में भी जो है जो कि मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। अगर बात करें कि मेहरगढ़ की खोज कब हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। 1974। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1974 में जो है मेहरगढ़ की खोज की, और ये पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। तो ये आपको ध्यान रखना है, मेहरगढ़ 1974, और यहाँ से जो है आपको पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम प्रमाण जो है वो आपको मेहरगढ़ से मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से आवर्ती का मात्रक क्या है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आवर्ती का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक है वो क्या है। तो ऑप्शन ए हर्ट्स, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी एम्पियर, या ऑप्शन डी पास्कल। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आवर्ती का जो मात्रक है वो हर्ट्ज है। ठीक है, अगर ओम की मात्रक की बात करें तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ गाइस, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ओम का मात्रक जो होता है वो प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिरोध लिख देते हैं। ये मात्रक वाला जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि ओम का जो मात्रक है वो प्रतिरोध है। अगर बात करें पास्कल का मात्रक जो है वो दाब है, यानी कि प्रेशर। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें एम्पियर की मात्रा जो है धारा, यानी कि करंट। तो यहाँ पे आप नोट करते चलिएगा गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा गाइस कि आवृत्ति का मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज होता है, ओम का जो है वो प्रतिरोध है, एम्पियर का जो है धारा यानी कि करंट, और पास्कल का जो दाब यानी कि प्रेशर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर प्रतिरोध की बात करें तो इसको जो इंग्लिश में कहते हैं वो रेसिस्टेंस कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य जो है वो कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि लोक जनजातीय नृत्य जो है जो कि कर्नाटक से संबंधित है वो कौन सा है। तो ऑप्शन ए यक्षगान, ऑप्शन बी झोरा, ऑप्शन सी विधि, या ऑप्शन डी जात्रा। गाइस ये आपका जो है वो एसएससी सीएचएसएल का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो लोक जनजाति ने जो कर्नाटक से संबंधित है वो यक्षगान है। ठीक है, यक्षगान जो है वो कर्नाटक से संबंधित है। अगर बात करें विधि की, तो विधि जो है वो जो कि हमारा आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इस सबको नोट करते जाइएगा गाइस। विधि जो है जो कि हमारा आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगर बात करें यात्रा का, तो यात्रा जो है जो कि हमारा पश्चिम बंगाल से संबंधित है, यानी कि ये हमारा वेस्ट बंगाल से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें झोरा का, तो झोरा जो है हमारा उत्तराखंड से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है आप नोट कर लीजिएगा गाइस, यक्षगान जो है वो कर्नाटक से संबंधित है, विधि हमारा आंध्र प्रदेश से, और झोरा हमारा उत्तराखंड से, और यात्रा जो हमारा लोक जनजातीय नृत्य जो है जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है। ठीक है, यानी कि जब मधुमक्खी डंक मार देता है तो वहां पे हमें किस पदार्थ से उपचार करना चाहिए। तो ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा,
ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बेकिंग सोडा से उपचार करने से जो है वहां पे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। जब आपको मधुमक्खी जहाँ पे जो डंक मारती है उस जगह पे अगर आप बेकिंग सोडा से इसका उपचार करते हैं तो। और एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा कि बेकिंग सोडा जो है जो कि हमारा क्षारीय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल से जोते गए खेत का प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए चंद्रद्रो, ऑप्शन बी रोपर, ऑप्शन सी राखी गढ़ी, या ऑप्शन डी कालीबंगा। तो हल से जोते हुए गए जो खेत है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कालीबंगा से जो है वो हल से जोते गए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अगर बात करें गाइस कि कालीबंगा की खोज कब हुई थी, तो ये भी ध्यान रखना है कि 1951 में जो है वो कालीबंगा की खोज हुई थी। और इसकी खोज जो की थे वो अमलानंद घोष ने जो है वो 1951 में की थी। और 1961 ईस्वी में जो है वो बीबी लाल तथा बीके थापर द्वारा किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो काले रंग की चूड़िया होता है। और थर्ड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये राजस्थान में गंगा नदी के जो तट पे है यह कालीबंगा स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु को है क्विक सिल्वर कहा जाता है। तो बताइए क्विक सिल्वर जो है वो किस धातु को कहा जाता है। ऑप्शन ए कोबाल्ट, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी ओस्मियम, या ऑप्शन डी मरकरी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मरकरी को जो है वो क्विक सिल्वर कहा जाता है। अगर बात करें कोबाल्ट की, तो विटामिन B12 जो है ये कोबाल्ट में पाया जाता, कोबाल्ट में जो है विटामिन B12 पाया जाता है। तो विटामिन B12 की अगर बात करें तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर लिथियम की बात करें तो सबसे हल्की धातु जो होती है वो लिथियम होती है। अगर ओस्मियम की बात करें तो सबसे भारी धातु जो होती है वो हमारी ओस्मियम होती है। तो इस दोनों पॉइंट को नोट रखिएगा, तीनों पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किस विटामिन की कमी के कारण जो है मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं। तो ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन B2, या ऑप्शन डी विटामिन सी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन B2 के कारण जो है वो मनुष्य के शरीर में की ये जो है त्वचा और होंठ जो है वो फट जाते हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इनमें से कौन सी पहाड़ी जो है वो भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। तो बताइए कौन सी पहाड़ी है जो सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। तो ऑप्शन ए अन्नामलाई पहाड़ी, ऑप्शन बी कार्डेमम पहाड़ी, ऑप्शन सी पालनी पहाड़ी, या ऑप्शन डी नीलगिरी पहाड़ी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कार्डेमम की पहाड़ी जो है वो भारत के सबसे दक्षिणी भाग में, और इसे इलायची की पहाड़ी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे इलायची होती है गाइस। तो इसलिए कार्डेमम की पहाड़ी को इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से कहाँ है। तो बताइए ऑप्शन ए कर्म भूमि, ऑप्शन बी वृंदावन, ऑप्शन सी दीक्षा भूमि, या ऑप्शन डी ऋषिकेश। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बौद्ध धर्म के जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है वो दीक्षा भूमि में स्थित है। ठीक है, तो दीक्षा भूमि जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। तो बताइए कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई। तो ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी अगस्त ऑफर, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन, या ऑप्शन डी साइमन कमीशन। तो गाइस आप सभी को पता होगा कि भारत का संविधान जो बनाया गया था वो कैबिनेट मिशन के कहने पर जो है वो भारत की संविधान बनाई गई थी। और यह कब बनाई गई थी, तो 1946 में जो है इस मिशन के कहने पे संविधान सभा बनाई गई थी। और गाइस जब यह बनाई गई थी तो इसमें टोटल 3 सदस्य थे। उस टाइम याद रखिएगा, इसमें जो है 3 सदस्य थे इस कैबिनेट मिशन में, और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। और इसी के कहने पर जो है संविधान सभा जो है वो बनाई गई थी 1946 में, जो कैबिनेट मिशन के कहने पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो बताइए ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन ए साहित्य,
ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी संगीत या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस याद रखिएगा, ग्रैमी पुरस्कार जो दिया जाता है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी म्यूजिक के क्षेत्र में जो है वो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। और दो पुरस्कार को और याद रखिएगा, एक है पुलित्जर पुरस्कार जो कि पत्रकारिता के इसमें दिया जाता है, और गाइस याद रखिएगा साहित्य में जो है वो साहित्यिक पुरस्कार दिया जाता है, और विज्ञान में जो है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में जो है वो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल की नदी अस्कनी का आधुनिक नाम क्या है, यानी कि जो ऋग्वैद काल में जो है उस नदी का नाम जो है अस्कनी था, लेकिन अभी आधुनिक में जो है उस नदी का नाम आपसे पूछ रहा है कि कौन सी नदी। तो ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी चिनाब या ऑप्शन डी सतलज। तो गाइस अस्कनी नदी का जो ऋग्वैदिक काल में जो नाम था वो अभी आधुनिक में उस नदी का नाम, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिनाब नदी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो गैस ऋग्वैदिक काल में जिस नदी को क्या कहा जाता है और अभी उस नदी का नाम क्या है, आपको ये भी याद रखना है। तो सतुद्री, सतलज नदी को जो ऋग्वैदिक काल में जो है वो सतुद्री कहा जाता था। अगर बात करें झेलम की, तो झेलम को कहा जाता था वित्सता। तो वित्सता जो है वो झेलम नदी को कहा जाता था, और विपाशा नदी जो है, जो अभी व्यास नदी है आधुनिक में, उसे ऋग्वैदिक काल में विपाशा नदी कहा जाता था। तो आपको ये दोनों ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्न में कौन अधातु जो है वो विद्युत का सुचालक नहीं है। ठीक है, यानी आपसे बोल रहा है कि ऐसी कौन सी अधातु है जो विद्युत का सुचालक नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सुचालक और कुचालक में अंतर क्या होता है। तो जिन धातुओं के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन्हें सुचालक कहते हैं या फिर चालक कहते हैं। ठीक है, और जिन विद्युत धारा के तार से जो है वो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे कुचालक कहते हैं या अचालक कहते हैं। अगर बात करें कि सुचालक में ऐसी कौन सी जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वो है लोहे, तांबा, ये सब जो है इससे विद्युत धारा प्रभावित होती है। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें क्या बोल रहा है कि अधातु जो है विद्युत का सुचालक है। तो ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी कॉपर या ऑप्शन डी हीरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है, अधातु। ये अधातु के बारे में बात करें। ठीक है, अधातु जो है वो विद्युत का सुचालक है, जो कि है हमारा ग्रेफाइट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे निम्नलिखित में से जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन है। बताइए जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन है। तो ऑप्शन ए ऋषभ देव, ऑप्शन बी पारसनाथ, ऑप्शन सी महावीर स्वामी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज अगर बात करें इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। और अगर ऋषभ देव की बात करें गाइस तो ये पहले तीर्थकर थे। ठीक है, फर्स्ट तीर्थकर जो थे वो ऋषभ देव थे, और 23वें तीर्थकर थे जो वो पारसनाथ थे। ठीक है, तो 23 जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे वो पारसनाथ, जो पहले थे वो ऋषभ देव, और जो 24वें थे वो महावीर स्वामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मौर्य काल में भाग एवं बलि थे। तो भाग एवं बलि यानी कि जो भाग से रिलेटेड थे, यानी जो भूमि से रिलेटेड थे उसे भाग कहा जाता था। तो बताइए कि क्या होगा। तो धार्मिक अनुष्ठान, ऑप्शन बी प्रशासकीय विभाग, ऑप्शन सी सैनिक विभाग या ऑप्शन डी राजस्व के स्रोत। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्व के स्रोत जो थे वो मौर्य काल में भाग एवं बलि थे, राजस्व के स्रोत। तो अगर बात करें गाइस मौर्य काल जो है वो 137 वर्ष जो है वो राज्य किया था, यानी कि अगर इसके कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल था 322 ईसा पूर्व। नोट कर लीजिएगा गाइस, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। इसका जो कार्यकाल था वो 322 ईसा पूर्व से लेकर के एक 185 ईसा पूर्व था, 185 ईसा पूर्व। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, मौर्य काल का कार्यकाल आपको याद रखना है 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व। टोटल इन्होंने अगर राज किया है तो 137 वर्ष तक इन्होंने जो है वो राज किया है। और भाग एवं बलि जो संबंधित है वो किससे थे, वो राजस्व के स्रोत से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कांग्रेस की
पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो कौन थी? तो ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी सोनिया गांधी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कांग्रेस की जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो सरोजनी नायडू थी। और गाइस ये ध्यान रखिएगा कि 1925 में जो है ये पहली भारतीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। अगर बात करें गाइस एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट जो थी वो पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, लेकिन अगर भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो ये सरोजनी नायडू थी। ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। और इन्होंने जो है 1925 में कानपुर अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो सरोजनी नायडू की थी 1925 में। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे चमकीला अधातु है? तो सबसे चमकीला अधातु कौन सा है? तो ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी कार्बन या ऑप्शन डी ब्रोमीन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे चमकीला जो अधातु है वो आयोडीन है, और सबसे चमकीला जो धातु है पैलेडियम जो है वो सबसे चमकीली धातु है। ये आपको ध्यान रखना। और सबसे चमकीला अधातु जो पूछे तो आयोडीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के अनुसार कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का प्रावधान है? और ये आपके एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। तो अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी अनुच्छेद 49, ऑप्शन सी अनुच्छेद 53 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 50। तो गैस राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है जो आपके 36 से लेकर 51 तक जो है आपके राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, और ये भाग 4 में है। ये भी आपको ध्यान देना है। भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार है, और भाग 4 के क में जो है वो हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है हमारा 36 से 51 है। तो जो इसको कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का जो प्रावधान दिया गया है वो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अनुच्छेद 50 में जो है वो दिया गया है। अगर बात करें गाइस अनुच्छेद 48, तो अनुच्छेद 48 जो है वो पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना जो है वो अनुच्छेद 48 में कहा गया। अगर बात करें अनुच्छेद 49 की, तो इसमें राज्य की कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की जो है वो रक्षा करना है। यानी कि अनुच्छेद 49 कहता है आपसे कि राज्य की जितनी भी कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व है, यानी कि स्मारक, जितने भी स्मारक है उनकी रक्षा करना है, ये अनुच्छेद 49 कहता है। और अनुच्छेद 48 पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना अनुच्छेद 48 कहता है। और अनुच्छेद 50 जो है वो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का प्रावधान अनुच्छेद 50 कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री जो है वो भारत आया था? तो ऑप्शन है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। सो गाइस प्रथम चीनी यात्री जो आया था जिसके शासनकाल में, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था प्रथम चीनी यात्री। और इनका अगर कार्यकाल पूछे तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनका कार्यकाल था 375 से लेकर 414 ईसा पूर्व। तो 375 से लेकर 414 ईसा पूर्व जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है कार्यकाल था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो बताइए स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ऑप्शन ए फल का, ऑप्शन बी बीज का, ऑप्शन सी परागकण का या ऑप्शन डी पत्ती का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। स्पर्मोलॉजी में जो है वो बीज का अध्ययन होता है। अगर बात करें फल के अध्ययन का, तो फल का अध्ययन गैस पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, यानी जैसे बीज का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है, वैसे ही फल का अध्ययन जो है वो पोमोलॉजी कहलाता है। अगर बात करें परागकण की, तो परागकण का अध्ययन जो है वो कहलाता है पेलिनोलॉजी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है? ठीक है, तो सबसे पहले इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1969 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी दादा साहब फाल्के पुरस्कार की। लेकिन इसे सबसे पहले किसे दिया गया? तो ऑप्शन ए पृथ्वीराज कपूर, ऑप्शन बी देविका रानी,
ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन या ऑप्शन डी रजनीकांत। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले जो है देविका रानी रोडिक को जो है वो सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था 1969 में जो दिया गया था। और इस दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत भी 1969 में ही हुई थी। उसके बाद अमिताभ बच्चन को मिला था, फिर उसके बाद रजनीकांत को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि तिब्बत में इनमें से किस नदी को सांगपो भी कहा जाता है, यानी कि किस नदी को जो है वो सांगपो नदी कहा जाता है तिब्बत में। तो ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी या ऑप्शन डी गंगा नदी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ब्रह्मपुत्र नदी को जो है जो कि तिब्बत में, ठीक है, यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि तिब्बत में है ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी भी कहा जाता है। गाइस अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो इसे अरुणाचल प्रदेश में सिहांग या दिहांग नदी के नाम से भी जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी भी कहा जाता है। तो ये इस 3 पॉइंट को याद करिएगा गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि शरीर के किस भाग में पीत का रस का उत्पादन होता है। ठीक है, तो पीत के रस का उत्पादन शरीर के किस भाग में होता है ये बताइए। तो ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी गुर्दा या ऑप्शन डी फेफड़ा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप फिगर में देख सकते हैं जो कि यकृत है हमारा यानी कि लीवर, ये हमारा जो है लीवर है। और इसमें जो आपको यहाँ पे दिख रहा है जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये है हमारा पीठ, यानी कि गॉल ब्लैडर जो है ये हमारा पीठ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप दिख रहा है इसका जो उत्पादन होता है ये कहाँ होता है, हमारा लीवर में होता है। तो हमेशा इस फिगर से आप ध्यान रखिएगा कि पीत के रस का उत्पादन जब भी होगा वो लीवर में होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा पीत का रस का उत्पादन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। खजुराहो हवाई अड्डा जो है वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो बताइए कि खजुराहो हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तेलंगाना या ऑप्शन डी कर्नाटक। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में जो है वो हमारा खजुराहो हवाई अड्डा है और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और गाइज इसकी स्थापना की बात करें तो खजुराहो हवाई अड्डा की स्थापना 1978 के आसपास ही हुई थी या 1978 में हुई थी। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। ठीक है, 1978 ये डेट आप याद रखिएगा। और ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में जो है जो कि हमारा खजुराहो हवाई अड्डा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का वो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि अस्थाई सेना जो है वो किसने रखी थी। तो ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक या ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो अस्थाई सेना रखी थी और ये खिलजी वंश का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। और अगर आपसे पूछेगा इसके अलाउद्दीन खिलजी की जो कार्यकाल थी वो कब से कब तक थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक जो है इनका कार्यकाल था। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1296 से लेकर 1316 तक जो है इनका कार्यकाल था अलाउद्दीन खिलजी का। और इन्होंने ही जो है अस्थाई सेना रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार नंद राजा के आदेश पर इनमें कहाँ एक नहर खोदी गई थी। ठीक है, यानी कि हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार जो नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी वो कहाँ खोदी गई। तो ऑप्शन ए मगध में, ऑप्शन बी कलिंग में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों में या ऑप्शन डी इनमें से कोई। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कलिंग में। ठीक है, यानी कि जो नंद वंश के राजा जो थे महापगनन, उनके द्वारा जो आदेश दिया गया था एक नहर खोदाने का वो कलिंग में दिया गया था, ये याद रखिएगा। और इसका जो उल्लेख मिलता है वो हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। यानी कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना। तो ऑप्शन ए
पहली, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी दूसरी या ऑप्शन डी चौथी। तो गाइस आपको पता होगा कि पहला जो पंचवर्षीय योजना था जो कि हमारा कृषि पे आधारित था, तो यहाँ से ये तो हो नहीं सकता कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। तो यहाँ पे आपको साफ और क्लियर बोल रहा है कि खादी एवं ग्रामीण उद्योग के आयोग की स्थापना। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा दूसरा था वो उद्योगों पे आधारित था, तो यानी कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो जो कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। सो गाइस पहली पंचवर्षीय योजना थी जो कि हमारा 1951 से लेकर 1956 तक इसका कार्यकाल था। तो ऐसे ही अब दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1956 से लेकर 1961 तक जो है इनका कार्यकाल था पंचवर्षीय योजना का। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से लेकर 1961 तक था और ये उद्योगों पे आधारित था। पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो हैराल्ड डोमर मॉडल पे और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है जो कि हमारा महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। तो ये दोनों को याद रखिएगा, पहला जो था वो हैराल्ड डोमर मॉडल पे था और दूसरी महालनोबिस पे थी। इसका कार्यकाल 1951 से 56 और दूसरी का 1956 से लेकर 1961। हर इसका कार्यकाल जो है वो 5 साल का था, बट कुछ टाइम बढ़ा और घटा भी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? तो ऑप्शन ए अवसादी चट्टान, ऑप्शन बी आग्नेय चट्टान, ऑप्शन सी ज्वालामुखी चट्टान या ऑप्शन डी कायांतित चट्टान। तो गाइस ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपके एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो बताइए कि अधिक ऊष्मा और दबाव से जिस चट्टान का निर्माण हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कायांतित चट्टान का निर्माण जो है वो अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भारतीय संगीत का जनक जो है वो किस वेद को कहा जाता है, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है गाइस। तो बताइए कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा गया? तो ऑप्शन ए यजुर्वेद को, ऑप्शन बी ऋग्वेद को, ऑप्शन सी सामवेद को या ऑप्शन डी अथर्ववेद को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सामवेद को जो है वो भारतीय संगीत का जनक कहा गया है, यानी कि ये जो हमारा सामवेद है इसे ही भारतीय संगीत का जनक कहा गया। और एक चीज ये भी याद रखिएगा कि जादू तंत्र मंत्र और औषधि का जो वेद जिस वेद में है वो हमारा यजुर्वेद में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है गाइस, और ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है गाइस। होपफुली अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो प्लीज गाइस प्लीज प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा गाइस, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। इनफैक्ट मैं वैकेंसी से रिलेटेड भी लेकर आती हूँ, तो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस। मैं बहुत अच्छे से और बहुत बेसिक तरीके से नोटिफिकेशन का, अगर आप बिगनर है किसी भी चीज का अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो मैं बहुत क्लैरिटी के साथ समझाती हूँ, तो प्लीज आप वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए हमारा आखिरी प्रश्न कह रहा है कि किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? तो ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए या ऑप्शन डी विटामिन बी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन ए को जो है वो एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं, और क्यों कहते हैं? क्योंकि यह विटामिन जो है वो कुछ कैंसर के जोखिम को बहुत कम कर देता है, यानी कि जो यह हृदय फेफड़ा गुर्दा जो है और अन्य के शरीर के कोई से भी अंग होते हैं, इसको सही ढंग से काम करने में ये मदद करता है, इसलिए इसे जो है एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं विटामिन ए को। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। तो होपफुली गाइस आप लोगों को पसंद आया। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि प्लीज नोट जरूर बना लीजिएगा एंड प्लीज आपसे कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।